अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। रूटीन एक बन गई है रोज़ाना वीडियो अपलोड करने की कि पूरा दिन मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ और वॉइस ओवर, जैसे कि आपको पता है बच्चों के साथ तो बहुत ही कोई मुश्किल काम है। जहाँ 10 मिनट का वॉइस ओवर अगर मुझे दिन में करना हुआ तो वो आधा घंटे से 1 घंटा लग जाता है। तो अब मैं क्लिप्स जो हैं वो पूरा दिन में जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहता है मैं क्लिप्स बनाती रहती हूँ। और फिर रात में, इस टाइम रात में भी मुझे अभी देखें 12:30 हो रहे हैं, इस टाइम मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद एडिटिंग में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर अब अपलोडिंग मैं ज़्यादातर लेट नाइट ही कर रही हूँ, 12 बजे के बाद। तो अब यही रूटीन हो गई है, तो इसी को काइंडली आप एक्सेप्ट कर लें। मैंने देखा है काफ़ी सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी, उनकी कोई रूटीन नहीं होती कि वो इसी टाइम पे वीडियो अपलोड करेंगे, ऐसा नहीं होता। हालांकि जो यूट्यूब चैनल के टेक्निकल चैनल्स होते हैं ना, उन पे वो कहते हैं कि आप अपने चैनल का ना एक वो रख लें अपलोड करने का टाइम, कि दिन के 12 बजे ही आप अपनी वीडियो अपलोड करें या शाम के 6 बजे ही आप, मतलब एक टाइम फ़िक्स कर लें। तो मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनका भी कोई टाइम फ़िक्स नहीं है अपलोड करने का। और वॉइस ओवर में अगर आप लोगों को खर्राटों की आवाज़ें आ रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर दैट। जहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वी कांट डू एनीथिंग। एनीवेज, काफ़ी दिन से ये डिले हो रहा था, मैनीक्योर पेडिक्योर मुझे बच्चों का करना था। ख़ास तौर पे ये हरीम का और अरहम का इस कदर इन लोग के गंदे हाथ पाँव हो रहे थे। नहाना तो खैर रोज़ कहाँ होता है, हफ्ते में 1 से 2 बार ही मैं नहलाती हूँ। अभी सर्दियाँ हैं तो मैं सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही नहला रही हूँ, वरना मैं हाथ मुंह धुला देती हूँ बच्चों के, वरना ठंड लग जाती है और फ़ौरन फिर नज़ला होने लगता है। तो हाथ पाँव रोज़ धुल रहे थे, या जैसे डायपर वगैरह जब उतरता है तो उस वक्त वॉश हो जाता है इनका डायपर एरिया। बस रोज़ के रोज़ हाथ पाँव और मुंह जो है वो धुला देती हूँ। सर भी मैं गीला नहीं करती हूँ, जब नहलाती हूँ उसी वक्त फिर शैम्पू वगैरह कर देती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मुझे अपना भी पेडिक्योर करना था, काफ़ी दिन से डिले हो रहा था, तो मैंने सोचा इस बहाने फिर बच्चों का भी हो जाएगा। तो बड़ी वाली बेटी जो थी वो कह रही थी मम्मा जगह नहीं है और बच्चे इतनी छींटे उड़ा रहे हैं, मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो कपड़े तो खैर मेरे भी गीले हो गए थे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है बच्चों की खातिर। तो बड़ी बेटी ने कहा मम्मा मैं ख़ुद से ही वॉश बेसन पे धो लूँगी, और वो धो लेती है, अपना कर लेती है केयर। इतनी मुझे उसकी टेंशन नहीं होती जितनी ये छोटे बच्चों की। और हफ्सा भी अपनी केयर ख़ुद से नहीं करती है, तो मुझे ही फिर करना पड़ता है। वो अरहम और हरीम के साथ मिलके ना वो भी खूब शरारतें करती है। तो मैंने अपने और बच्चों के सबके हाथों की और चेहरों की, फेस की, सबकी क्लींजिंग की थी। कच्चा मिल्क यूज़ किया था मैंने, दूध वाला आया था तो उसी वक्त फिर मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था कप में, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था। कुछ नहीं किया, बस मैंने इसके अंदर ये कॉटन डिप करके और उससे मैंने थोड़ा पहले लगा दिया था बच्चों के। उसके बाद वो थोड़ा सा जब सोख हो गया, थोड़ा सा हाथ पाँव जब सोख हो गए, उसके बाद फिर पाँव पे तो नहीं, हाथ पे और फेस पे, तो फिर मैंने दोबारा से रब किया ना उसी से। ये आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड कर रही हूँ, लेकिन ये इतना हार्श है नहीं। मैं सिर्फ जो कॉटन है ना उसको ही रगड़ रही हूँ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम में तो इतना नहीं निकला था मैल, लेकिन जब सेकंड टाइम थोड़ी देर बाद फिर मैंने दूसरी कॉटन से जो है वो रब करना शुरू किया ना, तो वो पूरी ब्लैक होना शुरू हो गई वो कॉटन। अरहम के इतना मैल हाथ पाँव पे जमता नहीं है, और हरीम के फेस पर इस कदर उसके मैल होता है बच्चों के। आगे ना मैंने क्लिप्स बनाए हैं हरीम का फेस, जैसे वो पठान के बच्चों के फेस नहीं हो जाते, उनके गाल ख़ास तौर पे पहले वो रेड होते हैं, रेड के बाद फिर वो थोड़े ब्राउन होते हैं, फिर वो ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। तो हरीम के वो ब्राउनिश होना शुरू हुए, ब्लैक की तरफ अब वो जाना शुरू हुए। मैं रोज़ाना उनकी जो है वो लोशन लगा रही हूँ, वाइप से करके देख रही हूँ। आज मैंने क्लींजिंग की, वो किसी तरह से वो टस से मस ही नहीं हो रहे हैं, उसके गाल वहीं के वहीं हैं। और मैं ज़ाहिर है रगड़ भी नहीं रही हूँ ज़ोर से, कि वो इतनी नाजुक से वो जिल्द होती है बच्चों की, तो वो कहीं छिल ही ना जाए। तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं हल्का हल्का हाथ किसी भी चीज़ का, जैसे लोशन का, या मैं अर्के गुलाब और ग्लिसरीन लगाती हूँ अपने हाथों पे हर वज़ू के बाद। तो वो मैं हरीम के लगाती रहती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मैं अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन उसके जो गाल हैं वो वहीं के वहीं हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये पेडिक्योर करते वक्त मैंने 3 से 4 मरतबा उसके गालों पर नहीं, गालों पर ना ये कॉटन दूध में डिप करके वो
उस पे लगाइए तो बच्चों के तो मैल सारा हाथों से निकल गया, लेकिन उसके हरीम के गालों, ये देखें कितना ज़्यादा ये ब्लैक हो गई है ये कॉटन। ये मैंने इसको कंपेयर करने के लिए ना इस तरह से आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा इस पे से मैल निकला है। तो हाथों में क्लींजिंग तो अच्छी सी हो गई, मैंने अपने भी की, बच्चों के फेस पे की, सबका बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया सब कुछ। लेकिन हरीम के जो गाल है ना वो बहुत ज़्यादा ही कुछ हार्ड हो रहे हैं, या मैंने देखा है बच्चों के अक्सर बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं ये। और बाकी बच्चों के भी मेरे इस तरह से होते थे, तो वो इतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं वो अर्के गुलाब ग्लिसरीन लगा देती थी और वाइप से साफ़ कर लेती थी तो वो हो जाते थे साफ़। लेकिन ये हरीम के पता नहीं क्यों इस बार हो ही नहीं पा रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी ट्राई की हैं, यहाँ आगे मैं आपको क्लिप्स भी दिखाऊंगी। मैं जो जिससे क्लींस करती हूँ, डीप क्लींस जो करती हूँ ना, मैंने काफ़ी सारे ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल मिक्स करके रखे हुए, उनसे मैं हफ्ते में एक बार जो है ना वो पूरी ऑयलिंग करती हूँ अपने फेस की, और उससे फिर मैं क्लींस करती हूँ अपना फेस और अपने हाथ। तो मैंने वो ऑयल भी लगाए हरीम के ना गालों पे, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। हल्का सा फ़र्क पड़ा है लेकिन वो हटा नहीं है, उसके जो गालों पर जम गया है ना। दूर से देखने में इतना पता नहीं चल रहा और सॉफ्ट ही है उसके गाल, लेकिन वो जो ब्लैक ब्लैक से स्पॉट पड़ गए वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से उतरेंगे। खैर, तो आज मैंने बच्चों के लिए ये दिन मखसूस किया हुआ था कि आज जो है वो सर्दी कम है, मैं सर्दी कम होने का इंतज़ार कर रही थी कि इतनी कम हो कि मैं बर्दाश्त कर लूँ। तो हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट नीम गरम, थोड़ा सा ज़्यादा गरम मैंने पानी ले लिया था और उसमें हमने खूब खेला मस्ती की। बच्चे भी खेल खेल में साफ़ हो गए काफ़ी, लेकिन ठंड नहीं लगी, अच्छी बात ये हुई। तो क्लींजिंग और पेडिक्योर मैनिक्योर तो ये खैर चलता रहेगा। मैं एक कमेंट जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ। असल में ना इस तरह के कमेंट अभी भी मेरे पास रिसीव होते हैं, मुझे जो न्यू कमर्स हैं ज़ाहिर है उनको नहीं पता है वो डॉक्टर का एड्रेस, मेरी जो डॉक्टर जिनसे मेरा वी बैक हुआ है उनका एड्रेस पूछती रहती हैं, उनका नंबर पूछती रहती हैं। तो इस बारे में मैंने वैसे काफ़ी दफ़ा बात की हुई है, लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैंने बात की हुई है, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं वो आई डोंट थिंक सो कि वो पिछली वीडियोस जाके गहराई में जाके वो देखते होंगे, वो नया कंटेंट ही फिर देखते हैं। तो वो क्वेश्चन करते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हर जगह शिकायत करते हैं, फेसबुक पे आके, इंस्टाग्राम पे, हर जगह वो यही शिकायत करते हैं कि आप आंसर नहीं दे रही हैं। हालांकि वो आंसर मैं पिछली वीडियोस में काफ़ी दफ़ा दे भी चुकी होती हूँ। क्वेश्चन सबके सिमिलर ही होते हैं, इसी तरह से होते हैं कि मेरी थर्ड प्रेगनेंसी है या मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और मेरा फर्स्ट बेबी सी सेक्शन से हुआ था और अब गैप इतना है, मेरा ये मंथ है, और काइंडली आप अपनी डॉक्टर का एड्रेस या फ़ोन नंबर हमें शेयर कर दें, हम वी बैक चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। तो मैं अब ना इस वीडियो में लास्ट टाइम क्लियर कर रही हूँ। अब इस टॉपिक पे मैं वैसे काफ़ी दफ़ा बात कर चुकी हूँ, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं अगेन उनको पता नहीं होता है। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि वो मेरी कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है। सेकंड थिंग ये कि वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, वो कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, वो एज अ दाई आप उनको कह सकते हैं, और वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और थर्ड थिंग ये कि मैंने जब अपनी उन डॉक्टर से जब पूछा कि बल्कि उनसे जब डिस्कस किया कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपसे आपका एड्रेस मांग रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें शेयर कर दूं, तो वो शायद पसंद नहीं करती। शी डज़न्ट लाइक कि मैं उनकी, आई डोंट थिंक सो कि उनको बुरा क्यों लगता है, बट वो नहीं पसंद करती कि मैं उनकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करूं। हालांकि कोई और डॉक्टर होता तो वो खुशी खुशी जो है वो शेयर करवाता कि हाँ ज़रूर, कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, पेशेंट्स का भी फ़ायदा होगा और डॉक्टर का भी फ़ायदा होगा। मैंने ये भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है कि आई थिंक कि उनके कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, कोई आई डोंट नो कि क्या इश्यूज़ हैं, बट कुछ ना कुछ तो हैं जो मुझे भी फ़ील हुए हैं और दूसरे पेशेंट्स को भी वहाँ पे फ़ील हुए थे। वो एक्सपोज नहीं होना चाह रही हैं, वो सामने नहीं आना चाह रही हैं, फिर मैं क्यों उनको ज़बरदस्ती सामने लाने की कोशिश करूं या उन पे ज़बरदस्ती मैं बोलूं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन प्लीज़ मुझे शेयर करने दें। देखो बेबी की करते हैं, बेबी को गुदी 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 गुदी, देखो जाने बेबी को गुदी गुदी, ये वाला देखो गुदी गुदी गुदी, ला जाने आपके को नेल साफ कर। अब मेरे
कितना गंदा नहीं लग रहा। मेरे पाँव में से बॉडी करना है। मम्मा इसके अंदर में आता है ना हमारे। मम्मा इवन के मेरी एक सब्सक्राइबर जो है वो सिर्फ मेरी वीडियोस के थ्रू ही, मतलब उन्होंने सिर्फ देखा कि मैंने इस तरह से वी बैक अचीव किया है, वो खुद ही से ढूंढते ढांढते वो उन तक पहुंची और उनको बताया कि मैं अक्सा के तवस्सुस से आई हूँ, उनकी वीडियो मैंने देखी थी। तो उनको खुश होने के बजाय वो उल्टा वो गुस्सा कर रही हैं कि उन्होंने मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्यों शेयर की हुई है यूट्यूब पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की हुई। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी कार्ड बनता है तो वो तो उस पर तो सामने लिखा हुआ होता है एड्रेस या फ़ोन नंबर, तो मैंने फ़ोन नंबर हाइड करके सिर्फ अपना कार्ड दिखाया था। जो अगर वो किसी और का भी होता है, मैंने और भी अपने जो हॉस्पिटल कार्ड्स हैं वो भी दिखाए हैं, या अगर कोई अल्ट्रासाउंड होता है तो वो भी हम दिखाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा इल्लीगल वो नहीं बनता है सेंस। हम सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं, हम किसी डॉक्टर को टारगेट नहीं कर रहे होते हैं कि ये गलत है या ये सही है। और इवन के मेरे कुछ अल्ट्रासाउंड्स जो दूसरे कहीं हुए हैं तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है कि ये जो पेपर हैं ये कोर्ट पर्पस के लिए नहीं है, वो पहले से ही मेंशन कर देते हैं, हालांकि एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ होता है। बट आई डोंट नो कि इनके साथ क्या इशू है। जो भी इशू है ये बस सामने नहीं आना चाहती हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहती हैं। तो फिर मुझे नहीं हक पहुंचता कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इनकी इन्फॉर्मेशन फिर लीक करूं या एड्रेस इनका बताऊं। मेरी ये कोई रिश्तेदार नहीं है या मेरी कोई ये पर्सनल या फैमिली डॉक्टर नहीं है। और लास्ट थिंग ये कि सिर्फ खाली यही डॉक्टर नहीं है जो वी बैक करवाती हैं, और भी बहुत सारी डॉक्टर्स हैं। ढूंढने से तो मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। अब तो माशाल्लाह मेरे पास हर दूसरे दिन कमेंट आ रहा होता है कि हमारा वी बैक अचीव हुआ है, और वो पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से भी आते हैं कमेंट, पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से आते हैं। तो वो वहाँ पे डिफरेंट डॉक्टर होंगे जो वी बैक सपोर्टिव होंगे, तो वो सब खुद ही उन तक पहुँचे होंगे, खुद ही से ढूंढा होगा। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के कौन से इलाके में कौन सा डॉक्टर वी बैक सपोर्टिव है, या आपको खुद ही से तलाश करना होगा अगर आपका वी बैक जो है वो बर्निंग डिज़ायर है अगर। और जहाँ तक बात है कि मेरी डॉक्टर का एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं शेयर करूं तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ। अपनी स्टोरी में जो मैंने कार्ड वगैरह शेयर किया था वो आई थिंक एड्रेस भी अब वो चेंज कर चुकी हैं। तो जैसे कि कोई भी लेडी जो है वो दूसरी लेडी से अगर पूछती भी है कि भाई कौन सी डॉक्टर को दिखा रही हो, तो सिंपल वो डॉक्टर का नाम है मेहरुन्निसा और वो बैठती हैं जिना स्क्वायर पे। बाकी जिसको ढूंढना है वो खुद ढूंढ लेगा। सो आई होप कि अब मुझे मज़ीद इस टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Like, share and subscribe. Thanks for watching.